हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय ड्रीम क्लासेस के बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैकेनिक्स एंड वेव मोशन के यूनिट फर्स्ट का चौथा दिन है। इससे पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल, उसके टाइप्स जिसमें हमने रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। सो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done by the force in moving a particle from any position A to other position B depends only on the position of A and B. It does not depend on the path followed by the particle between A and B. इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स तब कहा जाएगा जब उस फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन, यानी कि उस फोर्स के द्वारा किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो केवल और केवल पॉइंट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, वो उनके बीच के पाथ पर डिपेंड न करे। इसका मतलब समझिए, सपोज कर लीजिए एक पार्टिकल है और हमें इसे पॉइंट ए से एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा के बी तक ले जाना है। तो ऐसा करने के लिए हम कोई भी पाथ चूज करें, यानी कि इस पार्टिकल को ए से बी तक ले जाने में चाहे हम इस रास्ते का चुनाव करें, चाहे हम ऐसे जाएं या इस तरह से, किसी भी तरह से जाएं, हमारे द्वारा यानी इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वो हर केस में सेम आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से ए से बी तक ले जाने में वर्क डन W1 है और इस पाथ से ले जाने में जो वर्क डन है वो W2 है और इस पाथ से W3 है, तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 होना चाहिए। इसका मतलब इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोजीशंस पे तो डिपेंड करेगा, बट इनके बीच का जो पाथ है, यानी आप कौन से पाथ से इस पार्टिकल को ए से बी तक ले जाते हो, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स फॉर एनी आइडियल स्प्रिंग, ये सब जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस को पहचानने का एक और तरीका है, यदि आप कंजर्वेटिव फोर्स कोई लग रहा है, सपोज कर लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जैसे इस मार्कर पे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हम क्या करें, अगर इसको हम इस फोर्स के अगेंस्ट लिफ्ट करें तो इसमें हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और अब हम अगर इसको छोड़ दें तो वो वर्क हमें फिर से गेन हो जाएगा। देखिए अपने आप ये मार्कर नीचे आ गया, इस कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपने आप उसको खींच लिया। इसी तरह अगर हम इसको एक स्प्रिंग से बांध देते और इसको खींच देते थोड़ा सा, और जब छोड़ते तो ये अपने आप अपने इनिशियल पोजीशन पे चला आता। तो कंजर्वेटिव फोर्स का ये एक और तरीका है समझने का कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट इसको डिस्प्लेस कर दिया, कुछ वर्क किया, और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये वर्क आपको फिर से गेन हो जाएगा। तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स को समझने का तरीका है। फिलहाल देखिए इसको हम आपको समझाते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो हम जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये सपोज कर लीजिए हमारा ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अभी इसका वेट वर्क करेगा mg। हम क्या करते हैं, इस पर एक इसके वेट से पहले थोड़ा सा अधिक फोर्स लगाते हैं और फिर इसके बराबर कर देते हैं, इसके वेट के बराबर फोर्स लगा देते हैं, और तब
इसको लिफ्ट कर देते हैं h हाइट तक, यानी ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A से B तक इसको हम इस फोर्स F के थ्रू ले जाते हैं। तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन इक्वल टू होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे कितना है? ये है इसके वेट के इक्वल विच इज mg, और डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया? h। सो वर्क डन हो गया mgh। अब हम क्या करते हैं, सेम पॉइंट A और B के बीच एक इसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, लेकिन हम अब जो पाथ होगा वो डिफरेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये ग्राउंड है, ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B था, और ये हाइट h हमने माना हुआ था, वही है सेम हाइट। यही फिगर हमने यहाँ पे बना दिया। लेकिन अब हम जो पार्टिकल है उसको A से B तक डायरेक्ट वर्टिकली नहीं ले जाके इसको हम इंक्लाइंड इस पाथ पे ले जाते हैं। ये हमारा पार्टिकल है और इसको इस पाथ पे ले जाते हैं। सपोज कर लीजिए एंगल थीटा है, तो मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस समय इस पर कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे? तो एक वर्क करेगा इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। दूसरा, इस वेट को अगर हम रिजॉल्व करें तो दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और एक कंपोनेंट इधर की ओर मिलेगा। ये जिसके जो थीटा एंगल बना रहा है वो कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक, साथ ही साथ एक रिएक्शन वर्क करेगा R, और ये रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो इस पर अभी रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है mg sin थीटा लग रहा है। तो अगर हम इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें इससे पहले थोड़ा सा अधिक वर्क लगाना पड़ेगा, फिर इसके बराबर कर देंगे तो अपने आप ये जाने लगेगा ऊपर की ओर। तो ये सपोज कर लीजिए A से इसको हम ले गए B तक, तो इसमें हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली होता है, तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ठीक, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। उसी तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इनका डॉट प्रोडक्ट वर्क डन के इक्वल होता है। तो अब देखिए फोर्स रख दीजिए, फोर्स क्या है? mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट देखिए हम A से B तक ले जाने में ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है हाइट परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेनस जो कि है AB, या AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई साइन थीटा। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, जो D हमने यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट AB के इक्वल है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी h बाई साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सो इट इज mgh। तो आपने देखा जब हम डायरेक्ट इसको वर्टिकली A से B तक ले गए तो भी वर्क डन mgh ही आ गया, और जब हम उतना ही हाइट, इसको अभी भी हमने क्या किया, उतना ही हाइट ऊपर ले गए इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो भी हमें वर्क डन उतना ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स जो कि है, उसके अगेंस्ट इस पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप किस पाथ से ले जा रहे हो, चाहे इसको डायरेक्ट ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ या आप किसी भी तरह से ले जाओ, ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इन्हीं बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे सभी फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्क डन केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसको अगर डिफाइन करना हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, तो देखिए किस तरह से डिफाइन करेंगे। ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड
by the particle between A and B. It means first initial position and final position. इसका मतलब अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तब इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो पाथ पे भी डिपेंड करेगा. जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज कर लीजिए ये कोई एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. अब हम क्या करते हैं, इस पर एक फोर्स लगाते हैं F और फोर्स लगा के इसको A से ले जाते हैं B तक. तो इसमें हमें जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा. ओके, अब फिर वापस हम अगर इसको छोड़ दें तो क्या ये अपने आप B से A तक आ सकता है? सो इट कैन नॉट. इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. हमने जो तरीका बताया था कि अगर आप एक तरफ फोर्स के अगेंस्ट ले जाइए इसको तो दूसरी तरफ से ये अपने आप आ जाता है. दूसरी बात, क्या इस पार्टिकल को A से B तक ले जाने में और इस पाथ से पहले A से C, C से D और फिर B तक ले जाने में दोनों कंडीशन में सेम वर्क करना पड़ेगा? क्या ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है? इस पाथ और इस पाथ में से ले जाने पर वर्क डन में डिफरेंस नहीं आएगा. सो इट इज, आप देख सकते हैं कि इस पाथ से फ्रिक्शन के अगेंस्ट ले जाने में हमें कम वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कम है, ये डिस्टेंस कम है. और अगर हम इस पाथ से ले जाएं तो यहाँ पे भी हमें वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वर्क करना पड़ेगा. इट मीन्स पहला जो केस है ये दूसरा केस है, तो पहले केस में जो वर्क डन है वो दूसरे केस में वर्क डन के इक्वल नहीं होगा. इट मीन्स यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो किया गया वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच के पाथ पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस पाथ से, किस रास्ते से पार्टिकल को A से B तक ले जाते हो, इस बात पे भी ये डिपेंड करेगा. सो ऐसा फोर्स क्या कहलाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. ओके, नाउ अब हम कंजर्वेटिव फोर्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं. ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल is said to be conservative if the particle after completing a round path returns to its initial position with the same kinetic energy as it had initially. इसका मतलब क्या? कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे वर्क कर रहा है और उस पार्टिकल को आप एक राउंड पाथ पे मूव कराइए, जैसे A से B तक ले जाइए और फिर B से A तक लाइए, तो यहाँ पर आने पर, अपने इनिशियल पॉइंट पर आने पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतनी ही होगी जितना स्टार्टिंग में थी. यानी कि रिटर्न होने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है. यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज हुआ वापस यहाँ पर आने पर वही काइनेटिक एनर्जी फिर से ये गेन कर लेगा. इट मीन्स जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल एक कंप्लीट राउंड पर पार्टिकल को मूव कराने पर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा 0. ये कब हो सकता है? जब यहाँ पर जितनी काइनेटिक एनर्जी से हमने इसको भेजा था वापस आने पर उतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाए, तब टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. तो आप कंजर्वेटिव फोर्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द पार्टिकल आफ्टर कंप्लीटिंग ए राउंड ट्रिप और राउंड पाथ रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजिशन विद द सेम काइनेटिक एनर्जी एज इट हैज इनिशियली. यानी शुरुआत में इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी एक कंप्लीट राउंड
करने के बाद रिटर्न होने पर यहाँ पे फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही अगर है, तो अब इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये भी एक तरीका था कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने का। या एक और तरीका है, देखिए अभी तक हम दो तरीके कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने के पढ़े। पहला हमने पाथ पे देखा कि पाथ पे किस तरह से डिपेंड करता है, पाथ के अकॉर्डिंग किस तरह से कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा कि अगर किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लग रहा है और उस पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया वर्क डन है उसके द्वारा फॉलोड किए गए पाथ पे डिपेंड न करे, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर एक कंप्लीट राउंड पर पार्टिकल को मूव कराएं और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो हो, तब इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अब एक तीसरा तरीका है कि जो वर्क डन होगा किसी भी पार्टिकल पर, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसको एक राउंड पाथ पर मूव कराने में जो टोटल वर्क डन होगा वो जीरो होगा। अब क्या हमने बोला, इफ a conservative force is acting on a particle, then the work done by the force in moving the particle on a complete round trip is zero। अब इस चीज को हम प्रूव करके भी दिखाते हैं कि किस तरह से एक राउंड ट्रिप पर अगर पार्टिकल को हम मूव करा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स उस पर लग रहा है, तब इसमें जो टोटल वर्क डन होगा वो जीरो होगा। देखिए मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इसमें कोई भी पार्टिकल या बॉडी रहेगी तो उस पर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, हमने एग्जाम्पल में बताया था। तो अब हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं और इस फील्ड में उस पार्टिकल को हम ले जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी भी पाथ से ले सकते हैं आप। मान लीजिए ए से बी तक हम इसको ले गए, तब इसमें जो वर्क डन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन देखिए, चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस चेंज होने पर जो फोर्स है वो भी चेंज होगा। तो इसलिए हम पहले इस पार्टिकल को एक छोटे से डिस्टेंस C, इसको D मान लेते हैं, इनके बीच ले जाने में वर्क डन निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये जो C से D तक जो वर्क डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं हम पार्टिकल को, वो है वेक्टर dr। ये डिस्टेंस वेक्टर से हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है। तो हम यहाँ से पार्टिकल को ले जा रहे हैं D पर। अब इस समय इस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अगेंस्ट हमें इस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, मान लीजिए वेक्टर F, और वो इसी डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। और वो फोर्स बिकॉज डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, क्योंकि डिस्टेंस बदलने के साथ फोर्स भी बदलता है। तो इस फोर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस का एक फंक्शन है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन इसका वेक्टर आर के डायरेक्शन में ही है, आर कैप दिखा दिया हमने। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी आर, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमने सी से डी तक इसको ले जाने में जो वर्क डन होगा वो स्मॉल वर्क डन वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम चाह रहे हैं इसको ए से बी तक ले जाने में वर्क डन निकालना, तो इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। सो डब्ल्यू ए बी विल बी, और लिमिट रखेंगे ए टू बी। अब इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ पे एक्चुअली लेंगे, जो भी ए पर पोजीशन वेक्टर है और जो बी पर जो पोजीशन वेक्टर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग आर नॉट आर जो भी लेना है उस तरह से लेंगे। ये हो जाएगा वेक्टर इस एफ आर कैप
डॉट डी आर। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट हम देखें यहाँ पे तो आर कैप डॉट डी आर, ये डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड, ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं 1 होता है, डी आर का मैग्नीट्यूड डी आर, और इन दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो एंगल होगा 0 होगा, तो ये आ गया क्या, डी आर। तो इसके जगह पर हम लोग अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू बी एफ आर डी आर। ये हो गया ए से बी तक ले जाने में वर्क डन। अब अगर हम इसको एक राउंड ट्रिप पर ले जाना चाहते हैं तो बी से ए तक लाने में जो वर्क डन होगा, बी से ए तक लाने में जो वर्क डन होगा उतना ही होगा जितना ए से बी तक ले जाने में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो किसी पार्टिकल को ले जाने में वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो बी से ए तक लाने में जो वर्क डन होगा डब्ल्यू बी ए, वो क्या हो जाएगा, तो बी टू ए एफ आर डी आर। अब टोटल वर्क डन कितना हो गया, सो टोटल वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल a complete round, it means from A to B then B to A, ये क्या हो जाएगा, सो इट विल बी W इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, और डब्ल्यू ए बी क्या है, ए टू बी एफ डी आर प्लस बी टू ए एफ आर डी आर। क्लियर है। अब देखिए अगर इसको भी हम ए टू बी ही कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी एफ आर डी आर माइनस ए बी एफ आर डी आर। एक्चुअली अगर हम ये देखें इधर ले जाने में जो वर्क डन है अगर उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर लाने में जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ गया वो क्या आ गया, 0। इट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, ए फोर्स इज सेड टू बी conservative if the work done by the force in moving a particle on a round trip is 0. So this is also the definition of conservative force। ये भी एक तरह का definition हो गया conservative force का, ठीक है। इसको हिंदी में संरक्षी बल कहते हैं। तो समझ में आ गया संरक्षी बल क्या होता है। अब अगर असंरक्षी बल की बात करें तो बस इसका अपोजिट कह देंगे, यानी कि इसमें एक कंप्लीट राउंड में अगर यही फोर्स नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षित होता तो इसको एक कंप्लीट राउंड में लाने में जो वर्क डन होता वो 0 नहीं होता, ठीक है। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनीशंस आपने पढ़ी हैं उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डिफिनीशंस। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। सो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ या उनके प्रभाव के बारे में समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी और फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन करना हो तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्रूव दैट द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए राउंड ट्रिप इज 0। इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो आप फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा। हम इसका नोट्स भेज देंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप में। तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक रिलेशन जो ये कहता है कि जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है।
तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। ऐसे इसके बारे में तो आप पहले से जानते हो, बट इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सो एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे इस मार्कर को अगर हम ग्राउंड से ऊपर उठाएं तो इसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से इसमें एक एनर्जी आ गई, अगर इसको हम छोड़ें तो ये अपने आप इसमें वर्क करने की कैपेसिटी अपने आप नीचे जा सकता है। सो ये इसमें जो एनर्जी है वो एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, वो उसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन वेक्टर आर in a conservative field is equal to the work done by the body in moving it from its present position to a standard position r naught। इसका मतलब समझिए, देखिए सपोज कर लीजिए ये कंजर्वेटिव फील्ड है, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ की एक ग्रेविटी है, ये सब ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसी के अंदर ये हमने एक मान लिया XYZ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर R, इस पॉइंट A का। तो ध्यान दीजिए, हमें पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन बतानी है। तो अभी हमने बताया कि किसी भी पार्टिकल को उसके प्रेजेंट पोजीशन जो कि वेक्टर R है उससे किसी भी स्टैंडर्ड पोजीशन, किसी भी दूसरे पोजीशन तक ले जाने में, सपोज कर लीजिए ये इसका जो पोजीशन पॉइंट बी का है वो है R नॉट, वेक्टर R नॉट। तो यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन लिखें तो U इक्वल टू होगा, ध्यान दीजिए ये इसका प्रेजेंट पोजीशन है पार्टिकल का जो कि A पर है, और इसका पोजीशन वेक्टर देखिए वेक्टर R है, इसका मैग्नीट्यूड R हो जाएगा, और इसको हम A से ले जाते हैं B पर, R नॉट पर। तो इसमें जो वर्क डन होगा पहले वो निकाल लेते हैं, वो कितना होगा। सो इट विल बी फ्रॉम, हम ले जा रहे हैं कहाँ से, इसको ले जा रहे हैं R से R नॉट। तो सबसे पहले इसको हम एक छोटे से डिस्टेंस, ये मान लीजिए dr है, वेक्टर dr, और इस पर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम इनने इस पर इससे थोड़ा सा अधिक फोर्स लगाया वेक्टर f, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये डिस्टेंस का फंक्शन होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये फोर्स हमने लगा के इसको पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए, जो कि वर्क डन इसमें होगा कितना, वेक्टर f डॉट dr, और A से B तक ले जाने में जो वर्क डन है वो निकालने के लिए A का देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है R, और B का पोजीशन वेक्टर है R नॉट। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अगर इसको R नॉट टू R लिखना है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, इसको उल्टा कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क डन, और यही वर्क डन इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। सो वही हमने डिफाइन किया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन, एट एनी प्रेजेंट पोजीशन, सपोज कर लो वेक्टर R पर, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इस पोजीशन से किसी दूसरे स्टैंडर्ड पोजीशन तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ, ये देखिए उसके इक्वल होगा। क्लियर है। अब ये जो R नॉट है ये हमने चूज किया है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जैसे हम अगर R नॉट इन्फिनाइट पे मान लें, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर मान लें, तब ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इफ जो हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, रेफरेंस पोजीशन जो हमारा है, इफ reference position of particle is
इनफाइनाइट। अगर ये रेफरेंस पोजीशन यानी जहां हम ए से इसको जिस पॉइंट तक ले जा रहे हैं वो पॉइंट है इनफाइनाइट, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, यू इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर वेक्टर एफ डॉट डी आर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब हम चाहें तो इस तरह से भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू द प्रेजेंट पोजीशन आर नॉट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के इक्वल होता है जो कि उस पार्टिकल को इनफाइनाइट से कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक इस फोर्स के अगेंस्ट लाने में की जाती है। इसी चीज को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे। U इक्वल टू दे रखा है हमने, देखिए ये फॉर्मूला डेराइव किया हुआ था तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं आर नॉट टू आर वेक्टर एफ डॉट डी आर। और बिकॉज वेक्टर एफ जो है, ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर एफ है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर नॉट टू आर, इसको लिख सकते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन, जो कि आर कैप यूनिट वेक्टर आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डी वेक्टर आर, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने भी बताया डी आर के इक्वल होता है। सो ये हो जाएगा आर नॉट टू आर एफ आर डी आर। क्लियर? अब वेक्टर हट चुका है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी आर, और ये हो जाएगा, देखिए ये तो इंटीग्रेशन का साइन हो गया, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन, तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, बचेगा क्या, एफ, ये माइनस एफ, या एफ इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी यू बाई डी आर। और ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये कहलाता है ग्रेडियंट। सो इसको लिख सकते हैं, ग्रेडियंट का ये सिंबल होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल है। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूव करेंगे। अभी तो हमने बस क्या किया, इसमें एक पॉइंट बताया आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये इस तरह से, और इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें एक रिलेशन बताया फोर्स के साथ। अब ये जो रिलेशन आया है इसको हम एक और मेथड से चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है इस पर, तो देखिए कभी कभी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, प्रूव दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें देखिए एक वर्ड यूज किया गया है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंट, ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि डेल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं। अब ये डेल ऑपरेटर क्या होता है, देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये सिंबल इसका है और इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये डेल ऑपरेटर कहलाता है, और इसका प्रोडक्ट अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से जाना जाता है। जैसे अगर इस डेल ऑपरेटर का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आई कैप जी कैप के कैप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अगर इस डेल ऑपरेटर को हम किसी स्केलर क्वांटिटी में सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, इसको डॉट प्रोडक्ट मत समझिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का प्रोडक्ट होता है। हमने क्या किया, इस डेल ऑपरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया एक स्केलर क्वांटिटी में। तो स्केलर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर में तो सिंपली वो उसके आगे लिख देते हैं, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक्सप्रेशन में। सो अगर आप इस डेल ऑपरेटर को किसी भी स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते हो
तब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है ग्रेडियंट, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। और अगर इस डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हो, देखिए दो वेक्टर क्वांटिटी को दो तरह से प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर इस डेल ऑपरेटर का किसी दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हो तब ये कहलाता है डाइवर्जेंट। और अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट आप कर देते हो तो इसे हम बोलते हैं कर्ल। ध्यान समझ लीजिएगा, डेल ऑपरेटर को किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट मिलता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट आता है उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। और डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं कर्ल। तो हमने अभी प्रूव क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट हमें प्रूव कर रहे हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट, इसका नेगेटिव ग्रेडियंट ये इक्वल होता है किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे तीन चीज़ें, डेल ऑपरेटर की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स, ये एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, इसको बोलते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जे कैप, प्लस जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन के कैप। ठीक है, ये हमें पता है। हम जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी की जो डिफिनीशन है, पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। तो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन पढ़ी थी, ये होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इनफाइनाइट टू आर वेक्टर एफ डॉट डी आर। क्लियर है, वेयर यहाँ पे जो एफ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर हम इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, सपोज कर लीजिए x है, ये y है, ये z एक्सिस है और ये फोर्स F है, वेक्टर F। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में Fx है, y डायरेक्शन में Fy है, z डायरेक्शन में Fz है, तो इस x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको j कैप, और इसी तरह z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो k कैप कहलाता है। तो ये इसको अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर f इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इतनी बात क्लियर है। इसी तरह से वेक्टर r, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो r एक पोजीशन वेक्टर है, उसका अगर हम रिजॉल्व करें एक्स वाई जेड कंपोनेंट में, मान लो x डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड x है, तो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। इसी तरह dr अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे d का बस लिख देंगे, d dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप। क्लियर है। ये हमने वेक्टर f और वेक्टर dr की वैल्यू जो कि होती है वही हमने बस यहाँ पे लिख दिया है। ये आपका इक्वेशन 1 है, इसमें f और dr की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू r वेक्टर f के जहाँ पर लिख देंगे क्या, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट, और डी आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो डी एक्स डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आई कैप है, यहाँ पे भी आई कैप है, यहाँ पे भी जे कैप, इसमें भी जे कैप। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो आई कैप का आई कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आप जानते हैं होता है 1,
और आई कैप का जे कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 0। तो अगर हम आई कैप का जे कैप के कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अब u इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू r, देखिए एफ एक्स डी एक्स प्लस आई कैप का आई कैप में कर दिया, इसी तरह जे कैप का जे कैप में होगा एफ वाई डेल वाई प्लस एफ जेड डेल जेड। ये हो गया u की वैल्यू। अब हमें दिखाना है कि जो फोर्स है वो u के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल है। u इज इक्वल टू माइनस, ध्यान दीजिए x के अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा इन्फाइनाइट टू x एफ एक्स डी एक्स माइनस इसमें करिए तो ये हो जाएगा इन्फाइनाइट टू y एफ वाई डी वाई डेल वाई माइनस इन्फाइनाइट टू z एफ जेड डेल जेड। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हमने पढ़ा हुआ है u इज इक्वल टू होता है माइनस इन्फाइनाइट टू r एफ डी आर, और अगर x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये dx हो जाएगा। तब इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये हो जाएगा क्या, डेल u बाई डेल x के रेस्पेक्ट में। और ध्यान दीजिए ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है dx, जो बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, और ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हट जाएगा तो बचेगा ये माइनस एफ एक्स। तो समझ में आया, यानी कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हमें ये प्राप्त होगा। तो इसी तरह से हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं पूरे को। सो डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन सेकेंड बना दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विद इन प्रॉपर लिमिट्स। चलिए अगर प्रॉपर लिमिट्स के साथ इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, देखिए x के रेस्पेक्ट में हमने किया तो एफ एक्स इक्वल टू आ गया माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू आ गया माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। इसी तरह एफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, एंड एफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल जेड। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड ये तीनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं फोर्स के, इसको इक्वेशन स्टार बता दे रहे हैं। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, चलिए पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप। एफ एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, ध्यान दीजिए माइनस है इसको कॉमन कर दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। इतनी बात क्लियर है। अब सब में से u कॉमन कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस, इसमें बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, बाहर हो गया u। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें इसको तो ये आ जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू, और हमने अभी बताया था जो डेल है उसका किसी भी स्केलर क्वांटिटी यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ प्रोडक्ट करें तो वो कहलाता है क्या, ग्रेडियंट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट, ग्रेड
सिंपली लिख देते हैं U। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए एक बार और इसको हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन है प्रूफ दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि F इज इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर U। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं डेल ऑपरेटर की वैल्यू इतनी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए इसकी डिफिनीशन हमने पढ़ा था, U इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू R वेक्टर F डॉट डी आर। F की वैल्यू एक F वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसको x y z डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो ये आएगा। इसी तरह R पोजीशन वेक्टर है, तो इसको रिजॉल्व करें तो x y z के फॉर्म में इस तरह से आएगा। ये हमने डी आर की वैल्यू निकालने के लिए डी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डेल x डेल y डेल z हो जाएगा। चलिए अब F और डी आर ये जो दोनों वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पुट करिए U इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू R जस का तस, F की वैल्यू डॉट और ये डी आर की वैल्यू। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो हमने पढ़ा हुआ है I डॉट आई, ध्यान दीजिए I डॉट आई, जैसे A वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसका फॉर्मूला होता था AB cos थीटा। अब I का I यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और I का I के साथ एंगल होगा क्या 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1। इसी तरह I और J के बीच अगर आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो I का 1 J का 1, और इन दोनों ये दोनों एक दूसरे के आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है I और J और I और K के बीच, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर? तो ये हम जानते हैं कि fx i कैप का बाकी किसी भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाएगा, केवल I वाले में ही इससे रिजल्ट मिलेगा। तो fx का I वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, J वाले का J वाले में और K का K में। तो fx dx i कैप हो गया 1, उसको हमने नहीं लिखा है। fy dy डेल y और j कैप हो जाएगा 1। इसी तरह fz डेल z k कैप और k कैप का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसको x y z के फॉर्म में अंदर मल्टीप्लाई करके रिजॉल्व कर दिया। तो ये देखिए हो जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं r को x y z के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करें fx dx लिमिट इन्फाइनाइट टू x हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फाइनाइट टू y और इन्फाइनाइट टू z। इतनी बात क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक पहले को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके दिखाए हुए हैं। देखिए हमने पढ़ा है u इक्वल टू क्या, इन्फाइनाइट टू x fx dx होता है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा du बाई dx x के रेस्पेक्ट में। और ध्यान दीजिए ये तो इंटीग्रेशन जो उनका सिंबल है जो बताता है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसका इंटीग्रेशन का सिंबल सब हट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस fx। तो ये आ गया माइनस fx। इसी तरह इस वाले पार्ट का करेंगे तो क्या आ गया, माइनस fy। इस वाले पार्ट का माइनस fz। तो ये आ गया fx इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, fy इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। इसी तरह fz इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल z। ये fx, fy, fz इन तीनों वैल्यूज को हम वेक्टर f के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन स्टार बनाया और इसमें हमने पुट कर दिया। तो देखिए वेक्टर f इक्वल टू fx की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया i कैप, प्लस fy की वैल्यू यहाँ से पुट करके j कैप, और इसी तरह fz की वैल्यू पुट कर दिया k कैप। हो गया, u को कॉमन कर लिया हमने, तो ये देखिए ये आ गया डेल ऑपरेटर। u कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x i कैप, डेल अपॉन डेल y j कैप, डेल अपॉन डेल z k कैप। ये है डेल ऑपरेटर, तो यहाँ पे इसके जगह पर डेल ऑपरेटर u लिख देंगे। और ये कहलाता है ग्रेडियंट। तो नेगेटिव ग्रेडियंट जो है इक्वल आ गया किसके, फोर्स के। क्लियर है? तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होता है कंजर्वेटिव फोर्स के। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का जो दूसरा प्रॉपर्टी है
वो हम लोग देखते हैं। तो ये कहता है प्रूव दैट द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ज़ीरो, यानी अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका कर्ल हमेशा ज़ीरो आएगा। याद रखिए, कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका कर्ल ज़ीरो आना चाहिए, और अगर कर्ल जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर आपको कभी एक फोर्स दे दे और आपको पूछे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसका कर्ल निकाल लीजिए। अगर कर्ल जीरो आ जाए तो बोल देंगे कंजर्वेटिव फोर्स है, और जीरो नहीं आए तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होती है। ये इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक, अब हमें कर्ल निकालना है इस फोर्स का। सो कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर एफ। तो कर्ल को हमने भी बताया था कि कर्ल डेल ऑपरेटर के साथ अगर फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें, इस डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा फोर्स का वही कहलाएगा कर्ल। क्लियर है? और इस फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, डेल ऑपरेटर क्रॉस डेल यू। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड जे कैप प्लस डेल अपॉन, सॉरी ये डेल वाई होगा, डेल जेड के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट, और ये माइनस साइन को हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, तो इग्नोर कर दीजिए। तो ये बचेगा डेल, और यू का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसमें, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, इसको लिख देते हैं। अब जो पहले है उसमें आई कैप का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, उनको लिख दीजिए, उसके नीचे आई के नीचे, तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। अब दूसरा जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके आई का जो प्रोडक्ट है, जो कॉफिशिएंट है, उसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड। क्लियर? अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है, पहले आई कैप को उठाएंगे और इसको छोड़ दीजिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल वाई और ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल जेड माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। क्लियर? फिर माइनस जे कैप, अब इसको छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा डेल जेड डेल टू यू बाई डेल जेड, सॉरी डेल एक्स डेल जेड। हालांकि आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस इसका करिए, ये हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल जेड, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल जेड प्लस के कैप। अब इसका करिए डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई माइनस
इसका करिए डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई। देखिए ये हो गया कैंसिल, ये हो गया, देखिए दोनों सेम चीज़ है, डेल टू यू डेल वाई डेल जेड, डेल टू यू डेल वाई डेल जेड, डेल टू यू डेल एक्स डेल जेड, डेल टू यू डेल एक्स, प्लस माइनस हट जाएगा तो ये पूरा ज़ीरो आ गया। सो द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ज़ीरो। तो इस तरह से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है, इस चीज़ को प्रूव करना है। तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है, तो ये हमने लिख दिया वहाँ से। अब कर्ल क्या होता है, तो हमने बोला था डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। अब फोर्स का कर्ल निकालना है तो फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और ये एफ की वैल्यू माइनस डेल यू हमने पुट कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर दे रहे हैं। डेल की वैल्यू हमने पढ़ा था इससे पहले, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। माइनस को इग्नोर कर देते हैं, और यू का अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसी में देख लीजिए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसकी वैल्यू। ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमने बताया था, आई कैप जे कैप के कैप दोनों में है, इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर इसके जो गुणांक है उनको नीचे उतार देते हैं दोनों में। अब आई कैप को उठाएंगे तो इसको छोड़ देंगे इस कॉलम को, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डेल 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 स्क्वायर या डेल टू यू और डेल वाई डेल जेड, ये हमने पुट कर दिया। इसी तरह इसको जब उठाएंगे, सॉरी माइनस लगाएंगे और इसका ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर इसको उठाएंगे माइनस जे कैप, ये हमने उठाया, इसका मल्टीप्लाई करिए तो डेल 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 टू यू डेल एक्स डेल वाई, ये हमने लिख दिया, माइनस डेल टू यू डेल एक्स डेल जेड, ये हमने रख दिया। फिर इसको उठाएंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस है, जीरो हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी जीरो, उसमें भी जीरो, तो ये जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, इसकी वैल्यू तो जीरो ही होगी। यानी जो कर्ल हमने यहाँ पे लिखा था उस कर्ल की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। यही हमें प्रूव करना था। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा कंजर्वेटिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो किसी पार्टिकल पे अगर वर्क करे तो उस पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ठीक है। उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के द्वारा उस पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है वो पाथ पे भी डिपेंड करे तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद हमने जो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े। ठीक है। सबसे पहले तो हमने बात किया था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना पड़ा। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, और उसका जो एक्सप्रेशन होगा कंजर्वेटिव फील्ड में, याद रखिए वो जो हमने एक्सप्रेशन लिखवाया है वो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ पे वर्क करता हो ऐसा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो फोर्स, उस पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल होता है वो ज़ीरो होता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अब बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। स्प्रेड द गुडनेस। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ऐसे बच्चे जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, बीएससी की क्लासेस मिस कर रहे हैं बिकॉज इस समय जो क्लासेस हैं ऑफलाइन नहीं चल पा रही हैं, तो उनको आप इस वीडियो को शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
आज के लिए बस इतना ही। बी हैप्पी। जय हिंद। वंदे मातरम।